बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले DPO ननकाना जनाब बिलाल इफ्तिखार साहिब, जनाब ज़ियारत टू DSP लीगल, नईम साहब इंस्पेक्टर लीगल और मैम शाजिया साहब इंस्पेक्टर साहिबा का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने बंदा नचीज़ को मदऊ किया और एक अच्छी काविश को लेकर ये चले हैं। और मैं आया हूँ कि मैं आज यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिलीवर कर सकूँ। जब किसी को कोई प्रॉब्लम बनती है, वो चाहे क्रिमिनल की किसी भी नोयत की हो, किसी भी नोयत को, लड़ाई के हवाले से हो, किसी तशद्दुद के हवाले से हो, हैरेसमेंट के हवाले से हो, वो शख्स अपनी फ़रियाद लेकर आपके पास आता है। आप उसको एज़ पर लॉ डील कर लेते हैं, आप उसको कोर्ट में भी लेके जाते हैं, सारे मामलात आपको उसके सुनते भी हैं, निपटाते भी हैं। लेकिन जब आपको एज ए लेडी ऑफिसर, एज ए कांस्टेबल, एज ए वर्किंग वूमेन के तौर पर अपने ऑफ़िस में या अपने डिपार्टमेंट में, अपने ड्यूटी आवर्स में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आपके लिए कौन सा फ़ोरम है? अगर आपको आपके ऑफ़िस में आपकी चेयर के साथ बैठे किसी दूसरे चेयरपर्सन की तरफ से आपको किसी भी तरीके से हैरेसमेंट का शिकार किया जाता है या हरासा करने की कोशिश की जाती है, तो आप उसके ख़िलाफ़, अपने कुलीग के ख़िलाफ़, इसमें आपके कुलीग भी हो सकते हैं, इसमें आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ आप क्या रेमेडी अवेल कर सकते हैं और किस तरह आप अपनी दाद रसी जो है वो ले सकते हैं कानून से। इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हैरेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, हैरेसमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। हैरेसमेंट में सबसे पहले जो इसको डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 509 PPC में, और इसके अलावा वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010, उसके सेक्शन 2 सब सेक्शन H में इसको डिफ़ाइन किया गया है। हैरेसमेंट की जब हम डेफिनेशन में जाएं तो ये है कि नापसंदीदा जिनसी पेशकदमी, जिनसी मामलात को लेकर किसी भी शक्ल में अगर कोई शख्स आपकी तरफ पैदल सफ़र करता है, अगर कोई शख्स आपकी तरफ पैदल सफ़र करता है, किसी भी हवाले से हाथ बढ़ाकर सफ़र करता है, पाँव बढ़ाकर सफ़र करता है, इशारे के साथ आप तक रसाई हासिल करता है, तो ये हैरेसमेंट है। इसके बाद आ जाता है जिनसी मैलान की दरख्वास्त, ज़बानी या तहरीरी तौर पर। आम ऐसे होता है कि अब जो साथी वर्कर्स होते हैं, फ़ीमेल वर्कर्स होते हैं, एक वो पेज फाड़ा, उस पर कुछ ऐसा गलत सा लिख कर उसकी तरफ फेंक दिया, तो ये भी हैरेसमेंट है। जिस तहरीर को पढ़कर आप परेशान हो जाएं, आप परेशानी के आलम में चले जाएं, वो तहरीर जो है वो हैरेसमेंट है। इसके बाद आती है जिनसी नोयत का जिस्मानी रवैया या जिनसी तज़लील। किसी भी हवाले से आपको अगर जिनसी नोयत के मुतालिक अगर कोई आपका कुलीग जो है वो आपको गाली निकालता है, आप पर अल्फाज कसता है, आपको बिला वजह, बिला ज़रूरत आपको तंग परेशान करता है, तो ये भी हैरेसमेंट है। और उसके अलावा इन्वायरमेंट, अगर आपके लिए जिस आप कैबिन में बैठी हैं, जिस गेट पर आपकी ड्यूटी है, जिस कमरे में आपकी ड्यूटी है, वहाँ पर आपके लिए इन्वायरमेंट को इस तरह इतना इंटेंस बना दिया जाता है, इतना मुश्किल बना दिया जाता है कि आपके लिए वो जो प्लेस होती है, वो जो जगह होती है, वो वहाँ पर आप अपने आप में घुटन महसूस कर रही होती हैं। आपको नहीं पता चलता कि अब मैं यहाँ पर कैसे बैठूँ, आप खुद सिक्योर फील नहीं कर रही होती, तो आप किसी दूसरे जो आपके पास फरियादी आया है, कोई दूसरी लेडी विक्टिम आई है, उसको आप कैसे इनकरेज कर सकती हैं, उसकी आप कैसे बात सुन सकती हैं। इसके अलावा इनकार की सूरत में, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर कोई शख्स, आपका साथी कुलीग, आपका सीनियर, आपका जूनियर, कोई भी आपको इस हवाले से तंग करता है और उसके साथ में इंटेंशन भी ये शो करता है कि अगर आपने ये मेरी बात ना मानी तो मैं आपके ख़िलाफ़ कुछ ऐसा करूँगा जिससे आपकी जॉब भी जा सकती है, जिससे आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको मैं अपने डिपार्टमेंट में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में मैं आपको डिफेम कर सकता हूँ, तो ये भी हैरेसमेंट है। इसके बाद आ जाती है जिनसी हिमायत को मुलाजमत से मशरूत कर देना, कि तुम अगर ऐसा करो तो मैं तुम्हें ये डिपार्टमेंट से ये बेनिफिट लेकर दूंगा, तुम ऐसा करो, तुम मेरी इतनी सी बात मानो तो मैं तुम्हें डिपार्टमेंट से ये चीज़ लेकर दूंगा, ये भी हैरेसमेंट है। इससे आपको पता चल गया कि हैरेसमेंट कितनी अशकाल में होती है। यानी कि
हैरेसमेंट करने वाले का हर वो एक्ट, उसका ज़बानी हो, उसका तहरीरी हो, उसने इशारा किया हो, उसने आपको मैसेज किया हो, उसने किसी भी हवाले से आप पर आवाज़ कसी हो, तो ये हैरेसमेंट की डेफिनेशन में आएगा। अब आते हैं रेमडीज़ के हवाले से। रेमडीज़ में क्रिमिनल लॉ की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो क्रिमिनल में पाकिस्तान पीनल कोड 1860 पीपीसी में 2 सेक्शंस हैं जो हैरेसमेंट से डील करते हैं। एक 509 है पीपीसी, जिसे 2010 में अमेंड किया गया। इंसल्टिंग मोडेस्टी और कॉजिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट, पाकदामनी की तौहीन, जिनसी आज़ादही का बायस, यानी कि आप वर्क अपनी काम वाली जगह पर मौजूद हैं और आपको जो हैरेसमेंट की मैंने चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों में से किसी भी एक तरीके से आपको वहाँ पर हैरेसमेंट का शिकार किया जाता है, तो आप उसके ख़िलाफ़ 509 के तहत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवा सकती हैं और इसकी जो सज़ा है वो 3 साल है और 5 लाख रुपया जुर्माना है। लेकिन इस सेक्शन पर थोड़ी सी मैं लीगल डिस्कशन करता चलूँ कि ये सेक्शन वैसे तो है नॉन कॉग्निजेबल। इस सेक्शन की डायरेक्ट एफआईआर नहीं होती, क्योंकि जो हमारा सीआरपीसी का शेड्यूल है उसमें लिखा हुआ है कि ये नॉन कॉग्निजेबल है। इसमें आप परमिशन, मजिस्ट्रेट की कंसर्न परमिशन के बगैर आप बंदा अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अब जो अमेंडमेंट आई है 154 में 154 की जो अमेंडमेंट आई है, उसमें बाकी फेंसेस के साथ 509 भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम 154 की अगर हम बात करें तो उसकी जो वर्डिंग है उसके तहत तो हमें पता चलता है कि ये कॉग्निजेबल है। लेकिन जब हम 509 के बाद हम शेड्यूल की तरफ जाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल है। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये कॉग्निजेबल है, क्योंकि जो बेसिक स्टैचू में इसका जिक्र कर दिया गया और बेसिक स्टैचू प्रिवेल करेगा शेड्यूल से, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉन कॉग्निजेबल भी इसको तस्वर कर लिया जाए तो उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो है 506(2) है पीपीसी। अब 506(2) को अमूमन हम इस ज़मरे में लेते हैं कि किसी शख्स ने डेडली वेपन के साथ आप पर हमला कर दिया, तो ये 506(2) है। और अगर आप वैसे कोई धमकी देता है, कोई इंटीमिडेट करता है, हमला करता है, तो वो 506(1) में फॉल करेगा। लेकिन उसके बाद अगर कोई डेडली वेपन है, हथियार है, कोई भी चीज़ ऐसी जानलेवा हथियार है, तो वो फिर 506(2) में फॉल करेगा। अब 506(2) के 2 पार्ट्स हैं। पहला वो डेडली वेपन वाली बात से रिलेट करता है और उसका जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्यूट अनचेस्टिटी टू वुमेन, कि किसी भी औरत पर तोहमत लगाना, गाली निकाल कर उस पर गलत इल्ज़ाम लगाना, डिपार्टमेंट के हवाले से, हैरेसमेंट के हवाले से, किसी भी हवाले से उसको उस पर गलत इल्ज़ाम लगाना। तो अगर कोई शख्स ऐसा गलत इल्ज़ाम लगाएगा तो उसको 506(2) के साथ 7 साल की सज़ा हो सकती है और ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। जब भी कोई ऐसा, अल्लाह न करे कि आप मेरी बहनों के साथ ऐसा कोई मसला हो, लेकिन अगर हो तो आपने, क्योंकि आप भी कानून के तालिब इल्म हैं, मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ, आपने भी सारी उम्र सीखना है, मैंने भी सारी उम्र सीखना है। आपने 509 के साथ 506(2) ऐड करनी है, तभी आपकी डायरेक्ट एफआईआर होगी। ये वो रेमेडी है जिसे आप अपने डिपार्टमेंट से अवेल कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट के अलावा कौन से फोरम्स हैं जो स्पेसिफ़िकली, बाकी तो वैसे सीआरपीसी और पीपीसी में कई सेक्शंस हैं जो फीमेल से रिलेट करते हैं, लेकिन चूँकि आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट वर्क प्लेस पर। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास एक्ट है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010, के काम की जगह पर ख़वातीन को हरासा करने के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट बनाया गया। 2010 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें कोई भी शख्स अगर आपको हैरेसमेंट करता है, जो मैंने पहले हैरेसमेंट की डेफिनेशन आपके साथ शेयर की, उसमें किसी भी हवाले से अगर आपको हैरेसमेंट का शिकार किया जाता है तो आपके पास इस एक्ट के तहत 2 रेमेडीज़ हैं, 2 फोरम्स हैं जिन पर आप फॉलो करके आप अपनी दाद रसीद हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले उसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 3 है, उसमें इंक्वायरी कमेटी की तश्कील दी जाती है। इस एक्ट में ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी 3 रुकनी कमेटी तश्कील देगा। उसमें एक लेडी ऑफिसर होंगी और 2 सीनियर ऑफिसर होंगे।
उन 3 की कमेटी होगी, उस कमेटी में आप एक रिटन एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। उसमें आपने ब्रीफली फैक्ट्स लिखने हैं कि कैसे हैरेसमेंट किया गया, कहाँ पर किया गया और किस वक्त किया गया। साथ में एफिडेविट लगाएं और उसका जो प्रोसीजर है, आपने जैसे ही एप्लीकेशन वहाँ पर उन 3 रुकनी कमेटी जो इंक्वायरी कमेटी उनके पास जैसे ही आपने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, इंक्वायरी कमेटी जो है वो 3 दिन के अंदर, वहाँ पर वर्ड शैल है कि मैंडेटरी प्रोविजन है कि वो ड्यूटी बाउंड है। इंक्वायरी कमेटी 3 दिन के अंदर जो अक्यूज़ है, जो प्रपोज्ड अक्यूज़ड है, जो मुलज़म है जिसने हैरेसमेंट की है, उसको नोटिस करेगी और उसको वो तकरीबन 7 दिन का टाइम देगी। अगर 7 दिन के अंदर वो रिटर्न रिप्लाई सबमिट नहीं करता तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी फैसला कर देंगे। अगर वो रिटर्न रिप्लाई कर देता है 7 दिन के अंदर तो फिर एविडेंस होगी, शहादत होगी। शहादत जो है वो बज़रिया बयान अल्फ़ी भी हो सकती है, वैसे भी बयान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी तरफ से शहादत होगी तो मुलज़म को भी जिरा का हक़ होगा, क्योंकि ये उसका कानूनी हक़ है। उसकी तरफ से कोई ऐसी एविडेंस आती है तो आप उस पर जिरा कर सकेंगे और ये सारे मामले भी कर सकती हैं। अपनी जगह पर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, आप अपने फैमिली फ्रेंड को, आप अपने किसी फैमिली पर्सन को या किसी दूसरे लीगल पर्सन को आप अपॉइंट कर सकते हैं इस हवाले से। इसके तहत जो इंक्वायरी कमेटी है वो 30 दिन के अंदर अंदर उस केस का फ़ैसला करेगी और फैसला करके जो हैरेसमेंट करने वाला शख्स है उसको सज़ा देगी। और इसके बाद अगर दूसरा फोरम जो है वो है सूबाई मुतसिब का। हमारे ननकाना में भी मुतसिब का ऑफिस है जिसे हम इंग्लिश में ओम्बुड्समैन कहते हैं। उसके पास आप एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर आपने इंक्वायरी कमेटी के पास नहीं जाना। ओम्बुड्समैन के पास आप अपनी रिटन एप्लीकेशन, जैसे वो इंक्वायरी के प्रोसीजर है सेम प्रोसीजर ओम्बुड्समैन का है, सूबाई मुतसिब का है। 3 दिन के आप अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करें, 3 दिन के अंदर जो मुलज़म है उसको नोटिस चला जाएगा और इसमें जो मुलज़म को सफाई के लिए टाइम दिया गया वो 5 दिन है। इंक्वायरी कमेटी 7 दिन करेगी, ओम्बुड्समैन जो है, जो सूबाई मुतसिब है, वो 5 दिन का टाइम देगा। 5 दिन के अंदर अंदर उसने रिटर्न रिप्लाई सबमिट करवाना होता है। रिटर्न रिप्लाई सबमिट होने के बाद उसमें अगर वो नहीं पेश होता तो एकतरफा कार्रवाई, अगर पेश होता है तो वो, जैसे मैंने पहले आपको बताया, एविडेंस वाला सारा प्रोसीजर होने के बाद ये भी 30 दिन के अंदर अंदर अपने केस का फ़ैसला कर देंगे और उस हैरेसमेंट करने वाले को सज़ा दे देंगे। अब ये जो एक्ट है, पहले तो हमने पढ़ा 509 और 506(2), उसमें तो सज़ाएँ वाज़ेह हैं, एक की 3 साल है और दूसरे की 7 साल है। और लेकिन इस एक्ट के तहत अगर हैरेसमेंट प्रूव हो जाती है तो हैरेसमेंट करने वाले को क्या नुकसान हो सकता है, उसे कौन सी पेनल्टी, कौन सी सज़ाएँ दी जा सकती है। इस हवाले से सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 है वर्कमैन एक्ट का, उसमें माइनर पेनल्टी है और मेजर पेनल्टी है। माइनर पेनल्टी में उसको सर्जनिश की जा सकती है। उसके अलावा उसको मखसूस अरसे के लिए उसकी जो प्रमोशन है या उसका जो इंक्रीमेंट उसकी तनख्वाह में लगना होता है वो एक मखसूस पीरियड के लिए उसका रोक लिया जाता है। और उसके बाद जो आपकी, जब आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो आपका एक हो सकता है टाइम फ्रेम भी हो कि इस शख्स ने इतनी देर या 10 साल बाद इसने प्रमोट होकर एएसआई बनना है, एएसआई ने इतने साल बाद सब इंस्पेक्टर बनना है, तो वो उसका जो प्रमोशन स्केल है, वो उसका जो साइकिल है वो रोक दिया जाएगा, वो जूं का तूं वहीं पर रह जाएगा। उसके बाद जो मुलज़म की तनख्वाह होगी उसको उस वोमेन के हक़ में अटैच कर लिया जाएगा, उसकी जो है एक पैसों के ज़रिए या डैमेजेस के ज़रिए उसको पे कर दिया जाएगा, उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा। उसके बाद मेजर पेनल्टीज़ हैं, इसमें ओहदे या टाइम स्केल में कमी कर दी जाती है, यानी कि डिमोशन कर दी जाती है। अगर कोई सब इंस्पेक्टर आपको हरासमेंट का शिकार करता है तो उसको एएसआई लगा दिया जाएगा, एएसआई अगर आपको हरासमेंट का शिकार करता है तो उसको कांस्टेबल लगा दिया जाएगा। उसके बाद जबरी रिटायरमेंट है, उससे फौरी रिटायरमेंट ले ली जाएगी और इससे वो जो रिटायरमेंट के बाकी बेनिफिट्स हैं उससे वो हाथ धो बैठेगा। उसके बाद है मुलाजमत से बरतरफी, मुलाजमत से भी उसको डिसमिस किया जा सकता है और लास्ट पे उससे हैवी फाइन भी किया जा सकता है, जुर्माना, भारी जुर्माना भी किया जा सकता है। और इस एक्ट के तहत अगर अपील का अगर हक है, फ़र्ज़ करें आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जाता है, हरासमेंट इस फोरम पर आपकी साबित नहीं होती तो इसके ख़िलाफ़ आपने कहाँ पर जाना है। अगर इंक्वायरी कमेटी ने फ़ैसला कर दिया है तो आपने 30 दिन के अंदर अंदर अपनी अपील ओम्बुड्समैन के पास पेश करनी है।
अम्बुड्समैन का अगर फैसला है तो आपने 30 दिन के अंदर अंदर गवर्नर को अपनी अर्जी पेश करनी होती है, उन्होंने फिर इस पर फैसला करना होता है। ये हो गए वो बेसिक क्रिमिनल लॉज हैं 509, 506 और उसके अलावा वर्कमैन प्लेस एक्ट 2010। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और अमूमन ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो साथी वर्कर है वो आपकी कोई तस्वीर बनाकर उससे कोई छेड़छाड़ करके, क्योंकि ऐसा होता है फेस किसी और का होता है और नीचे धड़ किसी और का लगाकर उसको धमकाया जाता है कि ये मैं आपकी तस्वीर वायरल कर दूंगा, फेसबुक पर दे दूंगा, आपको मैं इस सर डिफेम करूंगा। तो उसके हवाले से आप, क्योंकि ये भी हैरेसमेंट का इधर वर्ड तो नहीं है लेकिन ये भी हैरेसमेंट में ही चीज़ें आ जाती हैं। उस हवाले से आपके पास बेसिक लॉ है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है। इसमें जो आपसे रिलेटेड सेक्शंस हैं सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 8 तक हैं। अगर इसमें है कि अगर कोई शख्स आपका कोई साथी वर्कर आपके मोबाइल की एक्सेस यूज़ करता है, आप जिस कंप्यूटर पर अपना काम कर रही हैं उस डेटे को एक्सेस करने की कोशिश करता है। उसके बाद सेक्शन 15 वो आपकी सिम के मुतल्लिक है। अगर कोई शख्स आपके मोबाइल से सिम को निकाल कर यूज़ करता है। उसके बाद सेक्शन 18 और 19 है, ये ऑफेंसेस अगेंस्ट मोडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन से रिलेट करते हैं कि अगर कोई आपका साथी वर्कर आपकी कोई ऐसी तस्वीर कोई वीडियो उसे जो तोड़ मोड़ कर उसको किसी भी दीगर एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको बनाकर, ठीक है, गलत तरीके से बनाकर उसको प्रमोट करता है, तो आप इस एक्ट के तहत प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद अगर आपका साथी पुलिस ऑफिसर, जैसे कि पहले हैरेसमेंट की बात होगी, अगर उसकी हैरेसमेंट उस पर साबित हो जाती है तो वो डेफिनेटली अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा, ठीक है। और उसके ख़िलाफ़, क्योंकि हैरेसमेंट करना ये भी अपनी ड्यूटी को पूरी ना करने के बराबर है, और जो शख्स अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, बखूबी सर अंजाम नहीं देता, उसके ख़िलाफ़ पुलिस ऑर्डर 2002-155 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। उसको नौकरी से बरतरफ भी किया जा सकता है, बाकी मामला भी हो सकते हैं। अब एक ऐसा एक्ट है जो कि इन प्रोसेस है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सेनेट में ये कौमी असम्बली से तो ये बिल पास हो गया, अब सेनेट में इस पर वर्किंग चल रही है। वर्किंग वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2020, ये 2020 का है, इस पर अभी चल रहा है। इसमें प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के दौरान डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और इसके अलावा आपको इक्वल पे इक्वल अलाउंसेस के एक एएसआई जो मेल है उसकी जो सैलरी जो उसको जो बेनिफिट्स हैं उतने ही, अगर कोई लेडी ऑफिसर एएसआई है तो उतने बेनिफिट्स ही उसको मिलें जितने जो जैसे जॉब को वो एंजॉय कर सैलरी के हवाले से, इंक्रीमेंट्स के हवाले से, तो वैसे ही वो जो लड़की है, जो फीमेल है, वो अपनी जॉब को ऐसे एंजॉय करे। ये बहुत अच्छा एक्ट है, उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह पास हो जाएगा। इसके अलावा सिर्फ चंद एक बातें कि आप जो शख्स हैरेसमेंट करता है उस पर जब हैरेसमेंट प्रूव हो जाती है तो आप उसके ख़िलाफ़ डैमेजेस का दावा मुतल्लिका सिविल कोर्ट में कर सकते हैं कि इसने जो एक्ट किया है इससे मुझे इतने लाख का, इतने हज़ार का मुझे नुकसान पहुंचा है, ठीक है। आप उसके ख़िलाफ़ रिकवरी का सूट भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जहाँ पर आपको लीगल एड की बात है कि आपने लीगल एड, आपको कानून हमारा कहता है कि जो भी विक्टिम है वो वर्किंग वूमेन है, कोई दूसरी एक औरत है वो विक्टिम है, तो उसको कानून कहता है कि हमने फ्री लीगल एड देनी है। इस हवाले से सेक्शन मौजूद है हमारे पास 161A CRPC का, जिसमें 509 के तहत अगर आपकी एप्लीकेशन जाती है तो आपको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, DPO की तरफ से एक लिस्ट दी जाएगी जो पंजाब बार काउंसिल कंसर्न DPOs को या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कंसर्न DPOs को लिस्ट वो देते हैं, और उससे आप एक लिस्ट बनी होती है, उससे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लीगल पर्सन, कोई एडवोकेट अपना आप अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली रूटीन में फैमिली इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, तो जैसे सर ने कहा कि अगर कोई मामूली बातें हों तो उनको दरगुजर करना चाहिए, फैमिली से रिलेटेड हों, घर से रिलेटेड हों। और ये जो वर्कमैन प्लेसेस एक्ट है इसका सिर्फ जो इम्प्लीमेंटेशन है ये सिर्फ ड्यूटी आवर्स के अंदर अंदर है,
जब आपने यहाँ से ड्यूटी करके आपने चले जाना अपने घर में, वहाँ पर कोई आपको हैरेसमेंट करता है तो फिर आप वर्कमैन प्लेसेस एक्ट 2010 के तहत आप अपनी रेमडी अवेल नहीं कर सकते। आपकी रेमडी उसी तरीके से होगी जैसे आप दूसरे अपने विक्टिम्स को डील करते हैं। ये वो चंद बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मेरी किसी बहन ने कोई क्वेश्चन करना हो तो मैं हाज़िर हूँ, अगर नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जैसे भी आपने लास्ट पे बात की है कि जब हम घर पे रहते थे तब अगर हमें कोई हैरेसमेंट की बात है, वैसे तो आपको आफ्टर ड्यूटी टाइम भी आ सकते हैं, आपने जस्टिस की बात तो की है, कोई हैरेसमेंट में आ रहा है। इसमें एक वर्ड है वर्क प्लेस। अब वर्क प्लेस उसकी जो अब हम डेफिनेशन में जाएंगे ना, सेक्शन 2 है वर्कमैन प्लेसेस एक्ट 2010 का, उसकी अगर डेफिनेशन में जाएंगे ना तो वर्क प्लेस को डिफ़ाइन किया गया, उसकी एक्सप्लेनेशन की गई है कि वर्क प्लेस ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने जॉब से रिलेटेड अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही होती हैं। वो कोई बाज़ार भी हो सकता है, जैसे आप इधर ऑफिस में भी आपकी ड्यूटी हो सकती है, आपके बाहर गेट में भी हो सकती है, आपके किसी गिरजे के बाहर भी हो सकती है, किसी मस्जिद के बाहर भी हो सकती है, किसी स्पेसिफिक किसी प्लेस ऑफ अकरेंस पर जब कुआ पर भी हो सकती है। तो जहाँ पर आप एज ए ड्यूटी ऑफिसर आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, वो कोई भी जगह हो, वो ज़रूरी नहीं कि आपका डिपार्टमेंट ही हो, वो कोई भी जगह हो, वहाँ पर आप ये जो एक्ट है ये लागू होगा। सर मैं क्वेश्चन शुरू करती हूँ कि हम अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे हैं, घर जा रही हैं, है ना, कि हम घर पहुँच चुके हैं, ठीक है, आपने डेफिनेशन में बताया कि कोई मैसेज भी ऐसे करे तो हैरेसमेंट में आता है, वैसे तो हम नाइट में भी आ सकते हैं, घर बैठे हुए भी आ सकते हैं। फिर वो दूसरी तरह है, वो जाएगा 509 में ही जाएगा, लेकिन वो वर्कमैन एक्ट वर्क प्लेस पर नहीं होगा, उससे हट कर चीज़ें होंगी, लेकिन ये स्पेसिफिकली आपके ड्यूटी आवर्स के दौरान इसको डील किया गया। उसके तहत वो कार्रवाई, कोई गलत मैसेज कर दिया, कोई ऑफेंसिव वॉइस मैसेज भेज दिया, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, या आपको अगर कोई शख्स बिला वजह मैसेज करता है, एक दफ़ा उसने मैसेज किया, आपने कहा जी सॉरी आप मुझे मैसेज ना करें, उसके बाद फिर वो आपको मैसेज करता है, तो ये वायलेशन है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, क्योंकि वहाँ तो सारी एविडेंस आ जाती है। अगर आपका कोई साथी वर्कर आपको टेलीफोन पर धमकाता है तो आप बेहतर जानते हैं कि टेलीग्राफ एक्ट है, उसका सेक्शन 25 है, उसके तहत आप उसके खिलाफ FIR भी करवा सकते हैं, ठीक है। और एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा यूट्यूब पर चैनल है डेली लॉ पॉइंट के नाम से, ठीक है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नहीं, हैरेसमेंट ये याद रखें, ये हैरेसमेंट है वर्किंग वुमेन के लिए, जिसको उसके ऑफिस में परेशान किया जाता है उसके साथी कुलीग्स की तरफ से, ये स्पेसिफिकली है। अगर साथी कुलीग्स की तरफ से नहीं, अगर कोई फ़र्ज़ करें आप अपने ऑफिस में बैठी हैं, कोई तीसरा शख्स जो है वो FIR करवाने या एप्लीकेशन देने के बहाने 3-4 लोग आ जाते हैं और आपको वहाँ पर हैरेसमेंट करते हैं, तो फिर है, क्योंकि ये ड्यूटी आवर्स के दौरान है और आप अपनी ड्यूटी कर रही हैं, आपकी ड्यूटी में इंटरफेरेंस को क्रिएट किया जा रहा है, तो ये है, इसके अलावा नहीं। जो बाकी वो इन चीज़ों से हट कर हैं, आपको उनका भी बेनिफिट मिलेगा, इनका भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इस एक्ट का बेनिफिट सिर्फ वर्किंग वुमेन के लिए है, बाकी आम ख़वातीन के लिए नहीं है। थैंक यू। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सबसे पहले मैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आएँ और अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला है और हमें जो है हरासमेंट एक्ट के मुतालिक हमें सब ब्रीफ़ किया है। जो है वुमेन हरासमेंट की जो है आजकल के दौर में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसका अंदाज़ा आपको ये जो ग्रेटर इकबाल पार्क में जो एक इंसिडेंट हुआ है उसके बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मीडिया में उसको कितनी हाइप मिली है और उसके बाद कोर्ट में कितनी हाइप मिली है, और उसके बाद मुतअद्दिद ऐसे जो है इंसिडेंट्स हमारे सामने मीडिया पे रोज़ाना दिखाए जा रहे हैं, जो कि जिस पे अगर हम पुलिस बर वक्त एक्शन ना ले या उसका सद्देबाब ना करे तो पुलिस के लिए बड़ी बदनामी का बायस बनता है। तो आपका लेक्चर रखाने का मकसद हमारा यही था कि आप हमारी जो फ़ीमेल पुलिस हैं जिन्होंने बेसिकली इनको डील करना है, हमारी जो विक्टिम सपोर्ट अफसर हैं, ठीक है, हम लोगों ने इधर एक एंटी वुमेन हरासमेंट सेल एक बनाया है जिसको हेड मैडम कर रही हैं,
और जो है उनके अंडर हम लोगों ने कुछ जो है वो हर थाने में विक्टिम सपोर्ट अफसर्स दिए हैं, ठीक है, जिनका मकसद ये है कि कोई भी खातून किसी के साथ अगर कहीं भी जो है वो हरासमेंट होती है, ख्वाह वो ऑफिस हो या उनका घर हो, पार्क हो, गली हो, कूचा हो, कहीं भी उनके साथ हरासमेंट का एक्ट होता है, स्कूल से निकल रहे हों, तो वो फौरी तौर पर उसका ज़ाला किया जा सके और एक लेडी को एक लेडी डील करे, ना कि कोई एक मर्द डील करे, ठीक है। हमारा लॉ भी यही कहता है, आप लॉ यही कहता है कि जो है वो डील करे। तो जो है तो आई होप आप लोगों ने इनको सारा क्लियर कर दिया होगा तमाम लॉ के बारे में जो आपकी है। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त, मैडम ने मुझे बताया सारा कि क्या जो है सब क्या क्या आपने पढ़ा है। आप लोगों ने कुछ इससे गेन किया है या नहीं किया है? बेसिकली मेन चीज़ तो ये आप लोगों के लिए है, जो हमारी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स हैं, ये आप लोगों के लिए था कि आप समझें कि लॉ क्या है। कोई चीज़ आपके सामने कुछ सिचुएशन आती है, किसी लड़की खातून के साथ जेन्युइन हरासमेंट होती है, इस चीज़ का बहुत से लोग गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, ये भी मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, ठीक है, क्योंकि हमारे बस सोसाइटी का ये डायलेमा है, ठीक है, जो कि हम क्या करेंगे, जिस तरफ चलती है तो उस तरफ लोग उसको साथ साथ चल रही होती है। तो पॉइंट ये कि आप लोग जहाँ भी देखते हैं कोई हरासमेंट होती है तो उसका ज़रूर जो है वो उसका पर्चा होना चाहिए। अगर कोई छोटे लेवल की चीज़ है तो उसमें सुलह हो जाए, ठीक है, सुलह भी कोई बुरी बात नहीं है, सुलह बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत से मामलात होते हैं जो मियाँ बीवी के होते हैं, कज़न्स के होते हैं, भाई बहन के होते हैं, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली सुलह ही होनी होती है, तो वाई नॉट के फ्रॉम द ऑनसेट ही सुलह हो जाए तो वो बहुत बेहतर होती है। उसमें आप हल्का सा इंटरेस्ट लेंगे तो वो सुलह हो जाएगी। लेकिन फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा मामला है जिसने खावंद ने बीवी को बहुत मारा है, आपको नज़र आ रहा है उसकी आंख सूजी हुई है, उसकी बाजू टूटी हुई है, टांग कुछ भी हुआ है, तो उसमें उसका ज़रूर लीगल एक्शन लें, ठीक है। उसमें सुलह की ज़रूरत नहीं है, फिर एक लीगल एक्शन होना चाहिए। कोई वीडियो आ जाती है आपके सामने, कोई वीडियो अगर आ जाए तो उसमें ज़रूरी है कि जी पर्चा होगा, ठीक है। कोई आप देख लें कि वो हरासमेंट की वीडियो आ गई है तो आप उसका ज़रूर पर्चा दें, ठीक है। और जो है उनके साथ अच्छे तरीके से बात करें, ठीक है, अच्छे तरीके से डील करें। और जो है आप ये आपकी हेड जो है ये मैडम है, ठीक है, ये आपका जो है सारे चीज़ें जो भी आपकी फ़ीडबैक होती है इनको प्रोवाइड किया करें। तमाम लेडी जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं रोज़ाना की बुनियादों पर थाने जाया करेंगी, ठीक है, सुबह के टाइम जाया करेंगी, अपनी ड्यूटी करके जो है वो जो शाम के टाइम जो भी उनका टाइम होगा उस पर जाया करेंगे। कोई शिफ्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है, कि ये यहाँ पे हो कि शिफ्ट सिस्टम चल रही है कि जी एक दिन एक आएगी एक दिन दूसरी आएगी। मैंने कोई शिफ्ट सिस्टम नहीं बनाई हुई, मुझे पता लग गया कि अगर कोई नहीं आई तो वो अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। तो हम पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन छोड़ें, डिसिप्लिन मैं बाद में भी ठीक करता रहूँगा। तो आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। हम लोगों ने आपके लिए जो है एक सर्टिफिकेट भी रखा हुआ है कि आपने कीमती टाइम में से निकाला है, तो आ जाए उधर आप कैमरे में देख। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। जी इस पर थोड़ा एप्लीकेशन लेटर थैंक यू आपी। थैंक यू जी आपका जी, आप लोगों ने, मैंने वैसे पहले ये नहीं सुना था, तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन सर से मिली है, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सर। तो आपको भी मेरा ख्याल लगा कि सबको होगी वर्क प्लेस का क्या मतलब है और वर्क प्लेस से बाहर जाके कुछ तो क्या। ठीक है ठीक है, आना है उन्होंने जी सर, वो आज उन्होंने कहा था जब लास्ट आपकी फिनिश कर लें ब्रीफिंग और अच्छा सर एक है जी जी सर, ये जो हमारे पास मर्डर के केसेस आते हैं, अटेम्प्ट टू रेप आते हैं, हाँ गुम हो जाने के आते हैं हमारे पास जो आते हैं, वो तो इसमें हैरेसमेंट में नहीं ना आना। नहीं वो तो आएंगे नहीं, हरासमेंट जो है ना उसका स्कोप कम है उससे। ये डेफिनेशन जो सर ने पहले बताई है वो किस तरह के केसेस सर, एक डेफिनेशन है हरासमेंट दी सर